नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 11 अप्रैल को काशी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। 11 अप्रैल को काशी में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राजा तालाब मेहंदीगंज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। विकास की सौगात लेकर काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी अब एक बार फिर से बड़ी सियासी हलचल का केंद्र बनने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। पीएम मोदी राजा तालाब और मेहंदीगंज इलाके में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें कई आधारभूत ढांचे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल है। वाराणसी में तैयारियों का दौर जोरों पर है और बीजेपी इस दौरे को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आगामी चुनावों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति से काटपाड़ी रेलवे तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना 1332 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह मंजूरी दक्षिण भारत के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम साफ तौर पर यह दिखाता है कि देश में रेलवे नेटवर्क को आधुनिक और ज्यादा सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। भारत की रक्षा ताकत को अब और भी मजबूती मिलने जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने की मेगा डील को हरी झंडी दे दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत फ्रांस राफेल मरीन डील फाइनल हो चुकी है। 63,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील को मंजूरी मिली है। नौसेना को मिलेंगे 26 राफेल मरीन फाइटर जेट। जल्द होगा डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर। तो बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। डिफेंस सेक्टर में भारत की ये एक बड़ी छलांग के रूप में है। बताते हुए चले कि भारत फ्रांस राफेल मरीन डील फाइनल हो चुकी है और इसे हरी झंडी भी दे दी गई है। इस सौदे की कीमत करीब 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है और जल्द ही इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर भी होंगे। इस डील के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर एडवांस्ड फाइटर जेट्स मिलेंगे, जो नौसैनिक अभियानों की ताकत को और धार देंगे। ये राफेल मरीन जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम होंगे, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और एक बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। कल इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी। दोपहर करीब 2 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आरटीआई के मुद्दे, डेटा प्रोटेक्शन बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के अहम चर्चा होगी। इंडी गठबंधन की तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर करीब 2 बजे क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज आज यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने 14 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। विज ने रैली स्थल पर एक एक बिंदु का गहन निरीक्षण किया और सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ किया कि आयोजन में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और व्यवस्था में हर स्तर पर चौकसी बरती जाए। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर यमुनानगर में प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी पर अपनी तरफ से तमाम तस्वीरें साफ कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने वन नेशन वन एजुकेशन लागू करने की भी मांग की है और कहा है कि जब देश एक है तो फिर यहां पर शिक्षा में भी एक रूपता क्यों नहीं होनी चाहिए। मौर्य ने कहा है कि बीजेपी की नीतियां सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए क्यों नहीं है। तो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं और गृह मंत्रालय उनके अधीन है, जिससे अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सरकार में बैठे लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान पर सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, क्योंकि विपक्षी दल इसे सरकार की विफलता के रूप में पेश कर सकते हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। लगातार जो है अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई है उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब तो लोगों को पकड़ के बताना पड़ता है, आरती कराना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन है और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे। यही और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में वक्फ कानून पर बीजेपी की वर्कशॉप है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में वर्कशॉप का आयोजन होगा। हर राज्य से बीजेपी के 3 से 4 नेता वर्कशॉप में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में वर्कशॉप का आयोजन होगा, जिसमें हर एक राज्य से नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 3 से 4 नेता हर राज्य से वर्कशॉप में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां एक बाइक सवार को डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार युवक बाइक से उतरकर डंपर के ड्राइवर को सड़क पर पीटने लगा। सड़क पर डंपर खड़े होने से लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों के काफी परेशानियों की तस्वीरें सामने आई। वहीं मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि पूरा मामला उन्नाव शहर के मोती नगर कोतवाली के पास का है। तो एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा में सुधार लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा, दीक्षा और उज्जवल भविष्य दिया जा सके। लेकिन सरकार की यह मंशा कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदों के कारण धरातल पर फलीभूत होती नजर नहीं आ रही है। जिन शिक्षकों के हाथों में नौनिहालों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही शिक्षक लापरवाह बने हुए हैं। दरअसल परिषदीय विद्यालय से मिड डे मील को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि यहां बच्चों को दोयम दर्जे का भोजन दिया जा रहा है। बच्चों ने मिड डे मील की सब्जी में कीड़ा होने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार की मंशा है कि बच्चों को अच्छा भोजन दिया जाए। वहीं इसी कमी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानाध्यापक ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है कि खाना बनवाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, जबकि इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
इस पर एसडीएम विकास मित्तल ने संज्ञान में लेते हुए एबीएसए चकिया को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है और एसडीएम मित्तल ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पूरा मामला चकिया ब्लॉक संसाधन केंद्र के मैनपुर प्राथमिक विद्यालय का है। प्रकरण संज्ञान में आया है। कल वीडियो भी शेयर हुए थे व्हाट्सएप पे, जो सीयूजी वाला नंबर है, तो तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को वीडियो भेजते हुए और मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आज संभवतः आ जाएगी, विस्तृत रिपोर्ट। और भविष्य में इससे कोई घटनाएं ना हो तो एक हम सिस्टम, एक प्रक्रिया ये चालू करने जा रहे हैं कि सभी विद्यालयों से प्रमाण पत्र हम हर महीने लेंगे कि हमारे यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण मिड डे मील का जो भोजन सर्व किया जाता है, जिसके बारे में संबंधित प्रिंसिपल देंगे, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी देंगे और फिर वो हमारे यहाँ हर महीने प्रमाण पत्र एक आएगा, जिसकी रिपोर्ट फिर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी भेजी जाएगी। और खाना चेक करते हैं, देखते हैं कि अच्छा बच्चों के लायक खाना है कि नहीं है। तो हम कई बार आए तो खाना में कभी तेल कम मिला, कभी चावल गीला देखें, कभी एक आध बार बच्चों ने शिकायत किया कि चावल कच्चा है। तो हम दो बार मास्टर से बोलें कि सर देख लीजिए, थोड़ा सा सुधारिए, खाना बच्चों के लिए है तो थोड़ा अच्छा खाना बनवाइए। हम 2 बार कहने के बाद तीसरा बार कल बच्चों के खाने में कीड़ा निकला था, तो बच्चों ने हमसे शिकायत किया कि खाना में कीड़ा निकला है। तो कल हम सर को भी फ़ोन किए और बाकी हम यहाँ पर स्कूल में भी देखें, खाना में तेल में बताइए सर, सब्जी में इतना सा तेल पड़ता है 150 ग्राम, और कहने पर वो जो रसोइयाँ हैं शरारतबाजी करती हैं। मेरे पास वीडियो भी है। प्रकरण संज्ञान में आया है। कल और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उधमपुर जिले के रामनगर के मार्टा गांव में मुठभेड़ जारी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आ रही है। पुलिस और अन्य बलों द्वारा तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों से संपर्क हुआ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना भी देखने को मिली। 2 से 3 आतंकवादी फंसे होने की आशंका है। डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी साझा की है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुठभेड़ जारी है आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में। बताया जा रहा है कि उधमपुर जिले के रामनगर के मार्टा गांव में यह मुठभेड़ हो रही है और इस मुठभेड़ को लेकर के तमाम जानकारी भी साझा की जा रही है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, न्यायिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रयागराज में बड़े पैमाने पर न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 961 न्यायिक अफसरों का तबादला किया गया है। 361 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सीनियर जज का ट्रांसफर किया गया है। 300 सिविल जज सीनियर डिवीजन शामिल है, जिसमें 300 सिविल जज जूनियर डिवीजन भी शामिल है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के आदेश पर ये तबादले किए गए हैं। तबादला सूची में हर जिले के न्यायिक अधिकारी शामिल है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से यह तबादला आगे की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी से प्रगति हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपनी तरफ से जानकारी दी है कि अप्रैल के अंत तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर में लगाई गई सभी क्रेन भी हटा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में कुल 18 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, जिनमें से राम दरबार की मूर्ति अक्षय तृतीया पर स्थापित होगी। सभी मूर्तियां अप्रैल के अंत तक अयोध्या पहुंच जाएंगी और जून में मुहूर्त देखकर सभी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चंपत राय ने बताया कि मंदिर के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं गोंडा में कानून के रखवाले खुद सुरक्षित नहीं है। जिले में एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला हुआ है, जिससे वकीलों में जबरदस्त आक्रोश है। अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी पर उस वक्त हमला हुआ जब वे कार से घर लौट रहे थे। हमलावरों ने न सिर्फ उन्हें पीटा, बल्कि उनकी कार में भी जमकर के तोड़फोड़ की। घटना
कर्नलगंज के बंधिया घाट पुल की है। इस हमले के बाद वकीलों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर 3 प्रमुख मांगे जल्द नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वकीलों का गुस्सा अब भी बरकरार है। तो वहीं बिजनौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता देती नजर आ रही है। शादीपुर फिटर के गांव सलेमपुर गुथैली से छितावर रोड तक एक हाई वोल्टेज बिजली का तार सीधे सड़क पर जा गिरा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत बिजली विभाग को दी, लेकिन घंटों बीत जाने के बावजूद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। आने जाने वाले राहगीरों की जान खतरे में है, लेकिन विद्युत विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी। स्थानीय लोग विभाग की इस लापरवाही से गुस्से में हैं और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत दौरे पर अपना समय दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को मजबूत करने पर बात की। यूएई और भारत के बीच संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। यह दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापारिक संबंधों, निवेश, सांस्कृतिक और आदान प्रदान और दोनों देशों की नागरिकों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा मिला। शेख हमदान का यह दौरा कई पहलुओं से विशेष था और इसे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भारत दौरे पर है और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को मजबूत करने पर बात की और इस बातचीत में कई अहम मुद्दे शामिल थे, जिनमें कोच्चि और वाडीनार में जहाजों की मरम्मत के सेंटर बनाना और अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान का एक कैंपस दुबई में खोलना जैसी योजनाएं शामिल थी। अल मखतूम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ अलग अलग बैठकों के कुछ घंटों बाद ही यह घोषणा की गई। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT का पहला विदेशी कैंपस दुबई में स्थापित किया जाएगा और दुबई में भारत यूएई मैत्री अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि अलॉट की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत मार्ट का निर्माण कार्य शुरू करने और भारत मार्ट कैंपस के 3D फॉर्मेट शुरू करने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक में दुबई के शहजादे ने प्रधानमंत्री को अपनी दादा शेख राशिद के पिष्ट, जो अरब पुरुषों की तरफ से कंदूरा के ऊपर पहना जाने वाला पारंपरिक कढ़ाई वाला लबादा होता है, की प्रतिकृति भेंट की, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और पीढ़ीगत राजनीतिक मित्रता का प्रतीक है। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। वहीं प्रधानमंत्री ने दुबई के शहजादे के लिए लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भोज का आयोजन किया। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि दुबई ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि दुबई के शहजादे एच शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मिलकर बहुत खुशी हुई। दुबई ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और यह विशेष यात्रा हमारी गहरी दोस्ती की पुष्टि करती है और भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का रास्ता बनाती है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने सैन्य उपकरणों के सह विकास समेत रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ वार्ता की, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग पर फोकस किया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा
कि प्रधानमंत्री मोदी और अल मक्तूम ने रक्षा, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत यूएई संबंधों को मजबूत करने में दुबई की अहम भूमिका पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुबई के शहजादे के साथ अलग से बैठक की और बाद में कहा कि भारत सह उत्पादन और सह विकास परियोजनाओं सहित रक्षा क्षेत्र में खाड़ी देश के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है और रक्षा मंत्री ने अल मक्तूम के साथ अपनी बैठक को सार्थक बताया। सिंह ने ये भी कहा कि आने वाले सालों में हम रक्षा सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास परियोजनाओं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का भारत दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और इस दौरे के जरिए भारत और यूएई ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया है, जो ये दर्शाता है कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, 4TV न्यूज। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।